Hello everyone, welcome to Ivan IQ. In today's video, we are going to learn about chemical reactions and equations, which is the first chapter of class 10 chemistry. So now, let's discuss about changes. अपन बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपन के एनवायरनमेंट में, जैसे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक आइस क्यूब लिया, ये एक आइस क्यूब है और अगर मैं इसको फ्रीज के बाहर निकालता हूँ तो एनवायरनमेंट की हीट की वजह से ये मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो इसकी स्टेट जो है वो एक सॉलिड स्टेट है और मैं इसको मेल्ट होने के बाद में देखूं तो इसकी स्टेट जो है वो लिक्विड है। तो ये जो फिजिकल स्टेट में चेंजेस हुए हैं, तो ऐसा चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होगी उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। मैं अगर इसको देखूं तो मैं इसको वापस कोल्ड करके आइस में वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रिवर्सिबल होते हैं, वो वापस से रिवर्स हो सकते हैं और उसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका केमिकल कंपोजिशन देखूं कि आइस का केमिकल कंपोजिशन क्या था, तो यहाँ पे आइस का केमिकल कंपोजिशन H2O ही था और अगर मैं यहाँ पे लिक्विड का केमिकल कंपोजिशन देखूं तो यहाँ पे वो H2O ही है। तो केमिकली ये भी H2O है, ये भी H2O है, तो केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ। तो ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा होगा और कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, H2O ही था, H2O ही है। तो जो ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा होगा, जो रिवर्सिबल होंगे और जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहे होंगे, उनको फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। लेकिन अपन को इसमें डील करना है केमिकल चेंजेस से। तो ये जो चैप्टर है वो मेनली रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस से। तो मेन अपन पढ़ते हैं कि केमिकल चेंजेस में क्या हो रहा होगा। अब अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ केमिकल चेंज का, तो जैसा अपन काफी बार देखते हैं कि एक आयरन रॉड होती है, जैसे ये आयरन रॉड है, ये जो स्टार्टिंग में होती है, ये अगर मान लेते हैं कि ब्लैक कलर की है क्योंकि आउटर लेयर जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। अब मैंने इसको थोड़े टाइम एनवायरनमेंट में रख दिया। अब एनवायरनमेंट में क्या होगा, तो वाटर के वेपर्स होंगे, ये हैं वाटर के वेपर्स, ऐसे छोटे छोटे हैं बहुत सारे। अब ये वाटर के वेपर्स होंगे और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस भी होगी। तो ये जो थे, ये वाटर के वेपर्स थे, छोटे पार्टिकल्स, और आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की गैस भी है। ये क्या करेंगे, ये इससे रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो जो ब्लैकिश लेयर थी वो कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। यहाँ पे एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, कलर में चेंज हो गया। मतलब पहले ब्लैक कलर का था, फिर ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया और इसने क्या करा है, तो इसने इससे इन दोनों के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करा है। तो ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकली कंपाउंड ही चेंज हो जाता है तो उनको केमिकल चेंज बोलेंगे। अब मैं इसको वापस से आयरन नहीं बना सकता, ये रिवर्सिबल नहीं है। कुछ केमिकल प्रोसेस है रिवर्सिबल है, लेकिन अभी ये हाल फिलहाल ही रिवर्सिबल नहीं है। तो एक बार इसका रिएक्शन देखते हैं क्या था। आयरन रॉड जो ब्लैक कलर का था उसका केमिकल फॉर्मूला था प्योर आयरन, वो एक प्योर आयरन था। अब उसने क्या किया, उसने H2O से रिएक्ट करा और आसपास की ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करा और रिएक्ट करने के बाद में ये चीज फॉर्म कर ली है। तो पहले जो कंपाउंड था उसका केमिकल फॉर्मूला था Fe। जो प्रोडक्ट बना है, जो ये रेडिश ब्राउन लेयर बनी है, तो रेडिश ब्राउन लेयर का केमिकल फॉर्मूला है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सिर्फ Fe था जो आयरन था, और रिएक्ट होने के बाद में ये नया कंपाउंड बना है। तो इस पूरे चेंज में क्या हो रहा है, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। पहले सिर्फ केमिकल फॉर्मूला Fe था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से एक न्यू कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन में चेंज और इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज कब होगा, जब एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसा ये था। सेकंड क्या होगा, वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे वो वापस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। कभी कभार किसी केस में रिवर्सिबल भी होंगे पर जनरली इरिवर्सिबल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बिल्कुल ही न्यू प्रॉपर्टीज वाला होता है। जैसे इसकी अपीयरेंस पुराने वाले से बिल्कुल अलग है, इसके केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी सबसे अलग है। जैसे इसका मास होगा, इसका और भी कुछ होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, सब चीज इससे पुराने वाले Fe से काफी अलग होगी। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो एकदम न्यू प्रॉपर्टीज वाला होगा। तो अपन ने देख लिया है कि केमिकल चेंज अगर हो रहा होगा तो क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। कोई भी केमिकल चेंज होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा
सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि जनरली रिवर्सिबल होता है और कभी कभार इरिवर्सिबल भी होंगे। तो जनरली मतलब अगर अपन 90% बोलेंगे तो ये इरिवर्सिबल ही होंगे। फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी कि केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन की वजह से जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग होता है। जैसे इसका केमिकल कंपोजिशन सिर्फ ऐसे था, बस का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है। तो ये सब होती थी मेन केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी। अब अपन आते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होगा तो ऑब्जर्व क्या होगा। तो जैसे इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व करा है, तो अपन ने क्या देखा था, पहले ब्लैक कलर का था और ये रिएक्शन होने के बाद में रेड कलर का हो चुका है, तो कलर में चेंज हुआ। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो ऐसे मेनली बोलते हैं ना कि ये ऑब्जर्वेशन हो रही होगी, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रही होगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी जो अपन ने आयरन वाले एग्जांपल में देखी, तो वो जो ऑब्जर्वेशन थी वो कलर में चेंज था। सेकंड ऑब्जर्वेशन के बारे में देखते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि एक कंपाउंड है, ये कोई भी कंपाउंड है ए, सेकंड कंपाउंड है बी, और इन दोनों को मिक्स कर दिया आपस में। थोड़े टाइम के बाद क्या देखा कि जो न्यू कंपाउंड बना मिक्स होने के बाद में ए बी मान लिया, तो उसमें से कुछ गैस इवॉल्व हो रही थी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन होती है केमिकल चेंज की। कभी भी केमिकल चेंज होगा तो पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन होने के बाद में कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन चेंज इन कलर, सेकंड ऑब्जर्वेशन इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। थर्ड पे आता है, थर्ड क्या है बताते हैं अभी। तो फर्स्ट क्या था कि इवोल्यूशन ऑफ चेंज इन कलर हो रहा था, सेकंड क्या था इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो रहा था, थर्ड पे आता है कभी मैंने ऐसे बोला कि यही रिएक्शन है, अभी इसमें गैस इवॉल्व नहीं हुई है, ये छोटा रबड़ नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए और बी ने रिएक्ट करा और इसमें क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड था जो रिएक्ट होने के बाद में बना उसमें से हीट इवॉल्व हो रही थी। अब हीट इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे कोई ये गर्म नहीं था, ये भी कोई गर्म नहीं था, लेकिन दोनों ने रिएक्ट करा तो ये गर्म हो चुका था। तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। तो हीट का इवोल्यूशन होगा या फिर हीट का ऑब्जर्वेशन होगा। हीट अगर एनवायरमेंट से ऑब्जर्व हो जाएगी तो कंपाउंड ठंडा लगेगा, और हीट अगर ये इवॉल्व करेगा तो ये कंपाउंड जो होगा ये गर्म लगेगा। तो ये सब इसमें ऑब्जर्वेशन होती है। तो थर्ड लिख देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर लिख देते हैं, ज्यादा सही लगेगा। यहाँ पे छोटा आ रहा है। अब आता है फोर्थ पे। तो जो फोर्थ होता है उसमें क्या होता है, स्टेट ही चेंज हो जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें कोई स्टेट चेंज हो रही होगी तो उसको अपन फोर्थ चेंज बोल रहे हैं। तो फोर्थ जो है वो है चेंज इन स्टेट। तो ये सब होते हैं इसके ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होगा। वैसे फोर्थ का एक एग्जांपल दे देता हूँ। फोर्थ में एग्जांपल क्या है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिया हाइड्रोजन की गैस, तो इसकी स्टेट क्या है, गैस। अब मैंने इसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन की गैस के साथ में, तो दोनों की स्टेट क्या है, गैसियस। अब रिएक्ट होने के बाद में क्या हुआ, H2O फॉर्म हो गया। अब H2O जो था उसकी स्टेट जो थी वो थी लिक्विड। तो जो रिएक्ट कर रहे थे उनकी स्टेट थी गैसियस। मैंने मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने दो कंपाउंड्स को रिएक्ट कराया, दोनों गैस थे, और रिएक्ट होने के बाद में वो लिक्विड बन गया जैसे ये। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज हो रही होगी तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है केमिकल चेंज की। जैसे इसमें स्टेट चेंज होगी, दोनों गैसियस कंपाउंड्स थे और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो लिक्विड बना है, तो चेंज इन स्टेट ये था। तो मेनली 4 ऑब्जर्वेशन होगी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा तो। कलर का चेंज जैसे अपने रस्ट में देखा, सेकंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था। थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, या तो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। और फोर्थ की स्टेट चेंज हो जाएगा। तो ये मेनली अपन की ऑब्जर्वेशंस होती है कोई भी केमिकल चेंज होगा तो इसको हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेनली अपन ने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, क्या क्या उनकी ऑब्जर्वेशन होती है और क्या क्या ये सब होता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होगा तो केमिकल रिएक्शन तो होगा ही। अब उस केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा ना, उस चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अपन हेडिंग पुट करते हैं
केमिकल इक्वेशन। चैप्टर के नाम में भी केमिकल इक्वेशन है कहीं, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो देता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं कि पूरा ही बड़ा बता दिया, बहुत शॉर्ट में बताएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे मैंने पहले बोला था कि अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। तो ये है मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। ये ऐसे से बर्न करा, ये बर्नर है, सिर्फ बर्नर। मैग्नीशियम को अपन बर्न कर रहे हैं। अब ये बर्न होने के बाद में क्या हो रहा है? ये ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया, इसमें से व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकले बहुत सारे, और ये जो कंपाउंड बचा है ये ऐसे। इसका केमिकल कंपाउंड जब चेक करा, इसका केमिकल फॉर्मूला, तो पता चला कि इसका केमिकल फॉर्मूला MgO आ गया है। पहले Mg था, अब MgO आ गया है। तो O क्या होता है? ऑक्सीजन। O आया कहां से? तो अगर मैं इसको बर्न कर रहा हूं तो एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में कर रहा हूं, और एनवायरनमेंट में क्या होगा? बहुत सारी ऑक्सीजन। तो इसने क्या करा? बर्न होते हुए ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, और रिएक्ट करने के बाद में ये कंपाउंड फॉर्म करा। अब इसमें क्या हो रहा है? मेनली कलर में चेंज हुआ, तो ऑब्जर्वेशन हुई कि केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। MgO कंपाउंड बन गया, Mg से रिएक्ट करा, केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो गया, तो इसमें फिक्स्ड ही हो गया है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसको बोलते कैसे हैं? इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में MgO फॉर्म कर लिया। इसको लिखेंगे कैसे? तो Mg था अकेला, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, ऑक्सीजन गैस स्टेबल होती है एनवायरनमेंट में, तभी O2, और रिएक्ट करने के बाद में MgO फॉर्म हो गया। तो ये पूरा रिएक्शन है। अब इस पूरे रिएक्शन को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तभी इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी केमिकल इक्वेशन बनेगी जो बहुत प्रिसाइज होगी और बहुत शॉर्ट में पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें केमिकल जो इक्वेशन होती है वो हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में ही होनी चाहिए, मतलब ऐसे केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए। तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इसको कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। तो अपन कंडीशंस नेसेसरी जो होती है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए वो देखते हैं। सबको हटाता हूं एक बार, एक साथ ही हटाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए? तो फर्स्ट कंडीशन है कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करना है। कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं? कंजर्वेशन लॉज बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपन को इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। जो रिएक्शन दिखा था वही लिखते हैं। जैसे Mg है, उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा और MgO फॉर्म करा। अब ये जो पूरा रिएक्शन है, यहाँ पे देखें तो ये जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें रिएक्ट कर रही है, और ये जो चीज है ये फॉर्म हुई है। तो ऐसी चीजें जो रिएक्ट करती है, मतलब जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होती है, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड में होगी, अभी तो यहाँ पे एक ही है, ऐसे दो तीन भी आएंगे आगे में, तो वो जो होंगे वो होंगे प्रोडक्ट। तो ये है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये खत्म हो गया। अब अपन आते हैं पुरानी चीज पे कि अपन क्या बात कर रहे थे। तो मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे एक है, एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक ही मैग्नीशियम है। ठीक है, ये बात सही है। अब ऑक्सीजन पे आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन दो है, O2 है, O2, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड ही नहीं है, यहाँ पे तो दो थे, तो प्रोडक्ट में जो बना है वो एक कैसे बन गया? तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का मास देखूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के डबल मास होंगे। टोटल मास जो होगा वो ऑक्सीजन का 32U होगा। 32U कहाँ से आया? तो 9th में पढ़ाया था। अब वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, और एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16U। तो यहाँ पे 16U ही हो रहा है। मैग्नीशियम का एक था, यहाँ पे भी एक है, तो मैग्नीशियम का मास जो है वो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ज्यादा हो गया है, राइट हैंड साइड में कम हो गया है। जैसे मैं ऐसे तराजू तोलूंगा तो ये बराबर नहीं आ रहा है। ये जो चीज है ये भारी है, भारी नीचे आ रही होगी, ये ऊपर जा रही होगी, क्योंकि ये 32 वाला कैरी कर रहा है। तो इसमें ये जो चीज है ना, इसमें क्या हो रहा है? मास कम हो गया, मतलब मास डिस्ट्रॉय हो गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो आसपास ही रहना चाहिए था। मतलब यहाँ पे जो टोटल मास होगा, यहाँ पे भी टोटल मास वही रहना चाहिए था। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। तो केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए। फॉलो कराने के लिए क्या करेंगे? तो इस इक्वेशन को बैलेंस करवा देते हैं।
जैसे इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं, 1 मिनट, बड़ा रबर चाहिए भाई, बड़ा रबर, ये लो, ये था मैग्नीशियम, इसने रिएक्ट करा है O2 के साथ में और कंपाउंड बना है MgO। यहाँ पे भी हटा दे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं तो 2 मैग्नीशियम पे भी गया है और O पे भी गया है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही था, तो यहाँ पे भी अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 सिर्फ मैग्नीशियम पे गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के 2, ठीक है, ऑक्सीजन के भी 2, राइट हैंड साइड में 2 जो है पूरे कंपाउंड पे है, तो इसका मतलब ये सबके 2 हैं। तो 2 मैग्नीशियम पे भी है और O पे भी है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के भी 2। तो ये शो हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स थे मैग्नीशियम के, राइट हैंड साइड में भी उतने ही हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के जितने थे राइट हैंड साइड में भी उतने ही हो गए, तो बराबर हो गया सब। अब अगर टोटल मास करेंगे, टोटल मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो अभी होगा और राइट हैंड साइड का जो अभी होगा, वो दोनों इक्वल आएंगे। इक्वल दिख नहीं रहा ना, ये लो, तो ये ऐसे आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल मास होगा वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आना चाहिए था, और वो यही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होना चाहिए कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हुए, और ये अपन ने लॉ फॉलो कराया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और उसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे होंगे तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस मतलब नंबर ऑफ आइटम सब बराबर होने चाहिए। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन पे आते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, तो इन सबको हटा देते हैं। अब आ रहे हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर अपन लिख रहे हैं तो उसको इन्फॉर्मेटिव बनाओ। उसको मतलब ऐसे नहीं कि शॉर्ट में लिख दिया, उसको काफी इन्फॉर्मेटिव बनाओ। तो वो इक्वेशन जो होनी चाहिए वो एकदम इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। अब इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? तो इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि अपन जैसे स्टेट लिख देंगे, साइड में स्टेट लिख देंगे, कितना टेम्परेचर पे वो रिएक्शन अकर हुआ है वो लिख देंगे, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैंने कैल्शियम लिया और उसको H2O से रिएक्ट करवाया। अब इन दोनों ने रिएक्ट भी कर लिया और कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो बना ये सब कैसे बना ये सब अभी बताएंगे, अभी मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो कैल्शियम था, उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी? तो S थी। H2O था, उसकी फिजिकल स्टेट थी लिक्विड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ये एक्वस बना है, AQ लिख देता हूँ। तो ये इंफॉर्मेटिव है। अब इसमें पूरे रिएक्शन में मैंने इसको कोई हीट वीट नहीं दी थी, बस इन दोनों को मिक्स करा था। तो ये इंफॉर्मेटिव बनाने का एक जरिया है। तो मैं कैसे लिखूंगा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन? तो मैं लिखूंगा Ca, इसकी स्टेट इसके साइड में, फिर मैं लिखूंगा H2O प्लस पे इग्नोर कर सकते हो लिक्विड, और कंपाउंड फॉर्म जो होगा वो होगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये लो CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे बनेगा एक्वस। तो अपन ने इसको इन्फॉर्मेटिव बनाया। तो सेकंड जो कंडीशन है कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखने की वो ये है कि इन्फॉर्मेशन जो हो वो इन्फॉर्मेटिव काफी सारी हो। मतलब जो भी इक्वेशन हो, जैसे ये इन्फॉर्मेटिव बता रहा है कि इसकी सॉलिड स्टेट है, इसकी लिक्विड स्टेट है, इसकी एक्वस स्टेट है, इन्फॉर्मेटिव है भाई है। तो ये सब होता है। अब अपन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो कौन कौन सी स्टेट्स होती है वो अपन को लिखनी होगी। तो मेनली अपन को पता ही है 3 स्टेट्स होती है। स्टेट्स लिख देते हैं एक बार। ये लो, फर्स्ट स्टेट क्या होगी? तो वो होती है सॉलिड। सॉलिड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो साइड में लिख देना स्मॉल s। सेकंड स्टेट क्या होती है? लिक्विड। लिक्विड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो स्मॉल g। थर्ड स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड। ओ ओ ओ काफी बड़ी मिस्टेक। तो अपन लिक्विड की लगे लिखेंगे स्मॉल l। फिर आता है गैस, इसको लिखेंगे स्मॉल g। तो सॉलिड लिक्विड और गैस होता है। अब सॉलिड लिक्विड गैस तो अपन को पता ही है कि अब सॉलिड स्टेट किसकी होगी? तो जो भी मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो होती है सॉलिड। लिक्विड जैसे वाटर की बात कर रहा हूँ, इन सब की स्टेट जो होगी वो लिक्विड होगी। गैस स्टेट में कौन कौन होंगे? तो जो भी एनवायरमेंट में नेचुरल गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देखते ही साइड में जी लगा देना। H2 है तो जी ही लगाना। Cl2 है तो जी ही लगाना। तो जो भी गैसेस होती है उनकी स्टेट जो होगी वो गैसियस होगी। जो भी मेटल्स होते हैं
अनलेस कि वो मेटल फॉर्म जो है वो मॉल्टन फॉर्म में ना हो। तो जो भी मेटल्स होंगे वो कैसे स्टेट में होते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मॉल्टन मतलब पिघले हुए होंगे तो लिक्विड ही लिखना पड़ेगा, पर जनरली वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। और लिक्विड जो होते हैं, जैसे जो भी मेटल्स मॉल्टन फॉर्म में होंगे उनकी अपन स्टेट लिक्विड लिखेंगे। जैसे H2O होता है वो जनरली L की फॉर्म में होता है। तो ये सब स्टेट होती है जो अपन को रिएक्शंस में यूज करनी होती है। एक और स्टेट होती है जो इन सब के अलावा है, नाइन्थ वाली नहीं, बोहर प्लाज्मा और ये सब वाली नहीं, एक और होती है जिसको बोलते हैं एक्वस। तो एक्वस स्टेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। इन सब हटाते हैं और स्पेस बनाते हैं। स्पेस चाहिए, स्पेस। ये लो, एक्वस, ये अपन के पूरे केमिस्ट्री में बार बार यूज आ रही होगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये है AQ। अब AQ होती क्या है, जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने कोई पाउडर लिया और उसको पानी में घोला। पाउडर का कोई एग्जांपल ले लें, जैसे क्यों लें, टैंग है, टैंग होता ना, ये टैंग है, ये पाउडर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है, टैंग का था। अब इसको मैंने स्पून की हेल्प से इसमें डाला, ये है H2O। तो इसमें मिक्स हुआ पूरा। अब ये जो स्टेट है कि लग रही क्या होगी, तो टैंक इसमें पूरा मिक्स हो गया होगा, ये ऑरेंज कलर का हो गया, ये पूरा ये सब हुआ। अब इसकी स्टेट क्या लग रही है, तो इसकी स्टेट तो लिक्विड लग रही है, पर यहाँ पे जो ये था ये तो सॉलिड फॉर्म में था। पाउडर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे जो था ये लिक्विड फॉर्म में था, और लिक्विड का भी H2O। जब इन दोनों को मिक्स करा तो क्या हुआ, वो जो सॉल्यूशन बना है वो किस में बना है, तो वो वाटर में बना है, H2O में। तो कोई भी सॉलिड अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ वाटर में तो उसकी स्टेट क्या होगी, तो वो होगी एक्वस। तो कभी भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला HCl और उसकी स्टेट लगा दी एक्वस, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने HCl को वाटर में मिक्स करा हुआ है। तो एक्वस ये शो कर रहा है कि उस कंपाउंड में H2O भी कहीं ना कहीं है। तो कोई भी चीज अगर वाटर में डिजोल्व हुई भी होगी तो उसको बोलेंगे एक्वस। ठीक है, तो ये था वाटर में डिजोल्व हुई भी, ये पूरा ये था। तो एक्वस स्टेट कभी भी आ रही हो, AQ कहीं पे भी लिखा हो तो समझ जाना कि वो वाटर में डिजोल्व हुआ है। तो अपन ने दो कंडीशंस पढ़ ली केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए। फर्स्ट कंडीशन थी कि इट शुड बी बैलेंस्ड। सेकंड कंडीशन थी कि वो इक्वेशन जो हो वो इंफॉर्मेटिव हो। इंफॉर्मेटिव मतलब सॉलिड लिक्विड क्या है, स्टेट्स के बारे में बता दो, या कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर बता दो कि उस रिएक्शन, वो जो रिएक्शन होगा वो उस टेम्परेचर पे ही होगा। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जिप्सम है, जिप्सम को सीमेंट का प्रोडक्ट होता है, जो अपन के इस रिएक्शन मतलब आगे वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं रिएक्शन आएगा। तो उसको जब मैं पीओपी में कन्वर्ट करूंगा ना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही चाहिए। तो टेम्परेचर मतलब एक अपन उसको हीट दे रहे हैं तो ये पीओपी में कन्वर्ट होगा। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको मैंने हीट दी, हीट दी तो ये पीओपी में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे जो रिएक्शन होंगे उसमें अपन ऐसे करेंगे कि अपन इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, अपन टेम्परेचर को शो करेंगे। कभी कभार कोई कैटालिस्ट की जरूरत होती है, जैसे ये निकल के प्रेजेंस में ही होगा, ऐसे ये तो नहीं होगा पर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये निकल के प्रेजेंस में होगा तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे तो उसकी प्रॉपर कंडीशंस लिखेंगे एरो के ऊपर। एरो के ऊपर जो भी आ रहे होते हैं ना, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि वो रिएक्शन हो जाए। तो ये निकल कहीं पे भी प्रोडक्ट में नहीं आएगा, वो सिर्फ यहीं रह रहा है, बस वो अवेलेबल करवा रहा है कि ये दोनों रिएक्ट कर लें। तो ये होता है इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका। तो मतलब मेन ये था कि इसमें क्या हो रहा था कि जिप्सम को ये स्टेट चाहिए थी तभी ये रिएक्शन होगा। अब अपन ने ये सब पढ़ लिया। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एकदम अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, अब ये ऐसे परफेक्ट परफेक्ट बन रहा है, मतलब परफेक्ट। ये एक आइस क्यूब है, ये वाटर का ग्लास है, और ये वाटर को इतना गर्म कर दिया है कि ये स्टीम की फॉर्म में बन गया। ये ऐसे एकदम हीटेड वाटर है, मतलब ये स्टीम है। ठीक है, अब इनकी स्टेट्स देखते हैं। वाटर H2O, तो इसका केमिकल फॉर्मूला H2O। ये भी वाटर, केमिकल फॉर्मूला H2O। ये भी वाटर के पार्टिकल्स ही है, तो केमिकल फॉर्मूला H2O। यहाँ पे इसकी स्टेट क्या है, तो सॉलिड है, तो उसको लिखेंगे क्या केमिकल रिएक्शन में S। इसकी स्टेट क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में अगर वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी स्टेट लिखेंगे लिक्विड। और अगर स्टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो उसकी स्टेट क्या है, तो गैस में कन्वर्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे इसकी स्टेट लिखेंगे गैसियस।
तो एक कंपाउंड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो ये इसका एक एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आयरन है, यहाँ पे मैं इसकी स्टेट लिख रहा हूँ सॉलिड, तो ये शो कर रहा है कि अभी ये किस फॉर्म में है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ Fe और ब्रैकेट में L, तो ये क्या शो कर रहा है कि लिक्विड फॉर्म है। अब आयरन लिक्विड फॉर्म में कैसे होगा, तो आयरन को कभी भी मैं मेल्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब इसका होता है। तो अपन को स्टेट्स को पूरा डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो स्टेट जरूर लिखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या कौन सी स्टेट होती है। जनरली अपन को ये सब पता चल ही जाएगा जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि रीजन क्या है, बैलेंसिंग का रीजन क्या है। तो कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी क्यों चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड का मास है वो राइट हैंड साइड के मास के बराबर होना क्यों चाहिए, तो उसका रीजन होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो भी तो करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हर जगह फॉलो होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो ये था मेन प्रॉपर्टीज केमिकल इक्वेशन को लिखने की। अब केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे डिसाइड होंगे, तो थर्ड असेंशियल कंडीशन देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन की थर्ड असेंशियल कंडीशन क्या है। तो थर्ड असेंशियल कंडीशन है कि वो जो रिएक्शन होना चाहिए वो ट्रू भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिएक्शन हुआ ही नहीं है और अपन ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। तो एक ट्रू रिएक्शन को अपन को लिखना है। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आयरन ने मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लिया, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं है क्योंकि रिएक्ट होगा ही नहीं। तो आयरन और Mg ने रिएक्शन करा और FeMg बन गया, तो ये तो बना ही नहीं है, तो एक ट्रू रिएक्शन नहीं था। तो केमिकल इक्वेशन कभी भी लिखेंगे तो वो उसी रिएक्शन की होनी चाहिए जो एकदम ट्रू हो। अगर ट्रू ही नहीं है तो लिखने का मतलब ही नहीं है। जैसे ये था, तो ये एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये ऐसा भी एक कंडीशन होती है कि एक ट्रू रिएक्शन के बारे में ही अपन लिखेंगे। अब अपन आते हैं कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे डिसाइड होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम Al, इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा और कंपाउंड बनाया Al2O3। अब रिएक्शन करा, ये सब डिसाइड हो गया कि हाँ ये सब हुआ है। पहले तो अपन चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक एटम है, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम के दो एटम है, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है और यहाँ पे इसके तीन एटम है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी 1 इंक्रीज हो चुका था और ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो चुका था। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो नहीं कर रही है। पर अपन का मेन टॉपिक है कि ये डिसाइड कैसे हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो अपन को उसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग अपन देखेंगे, पर अपन को ये देखना है कि इसका केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला यही क्यों बना, Al2O3 क्यों बना, इसको AlO क्यों नहीं लिखा, या फिर Al3O4 क्यों नहीं लिखा, या फिर और भी बना दो Al5 ऐसे कुछ करके, तो ये ही क्यों बना। तो अपन को ये देखना है कि ये ही कैसे बना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि केमिकल कंपाउंड डिसाइड कैसे होगा, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला यही क्यों बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम पे आते हैं और ऑक्सीजन पे आते हैं। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला डिसाइड करना हो तो उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, और वैलेंसी डिसाइड करना 9th में सीखा है, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ये क्या बहुत शार्प नहीं है, शार्प करते हैं ये लो, ठीक है, अभी मजा आएगा ना। एल्यूमिनियम का केमिकल फॉर्मूला 13। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो एटॉमिक नंबर अपन को इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन देता है। तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 ही प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 8, और प्रोटॉन कितने हैं, तो वो भी 8। शार्प हुआ है तो राइटिंग देखो कैसी आ रही है, गजब। अब स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बनाएंगे कैसे। तो पहले तो ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन होते हैं। सारे प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन कितने हैं, 13 है, तो सारे के सारे प्रोटॉन यहाँ पे आ गए। ये 13 के 13 प्रोटॉन इसमें आ गए। अब फर्स्ट शेल में कितनी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी डिसाइड कैसे होगी, तो वो देखते हैं। तो कैपेसिटी डिसाइड करने का ये केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 2n²। n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। जैसे मैं फर्स्ट शेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट शेल के लिए n क्या लेंगे, तो अपन n लेंगे 1।
तो उसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं और देखते हैं 2, 1 का स्क्वायर 1 ही इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं। तो अपन को 13 फिल करना है, तो ये फिल कर दिया पहला, ये फिल कर दिया दूसरा। अब आते हैं सेकंड शेल में। सेकंड शेल के लिए n क्या लेंगे, तो n लेंगे अपन 2। अब 2 का स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो सेकंड शेल में कैपेसिटी है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अपन को तो 13 फिल करने थे, 2 फिल कर चुके हैं, तो अभी भी 11 फिल करना है। तो ये 8 फिल कर देते हैं, 3, 6, 7 और ये 8। तो टोटल अभी तक 10 फिल कर चुके हैं, 3 और भी फिल करने हैं। तो अपन आते हैं थर्ड शेल पे। ये आ गया थर्ड शेल। थर्ड शेल के लिए n लेंगे अपन 3, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18। तो थर्ड शेल में कैपेसिटी होती है 18 की, मतलब थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, 18 फिल नहीं करेंगे, वो तो हायर क्लासेस में होगा, पर अपन को 10 तक में ये याद रखना है कि बॉहर और बरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड करा कि आउटर मोस्ट में 8 हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो उसका मतलब थर्ड शेल में हमेशा अपन को 8 ही फिल करवाना है। 18 की कैपेसिटी है, पर अपन को फिल कितने कराने हैं, 8 ही। तो थर्ड शेल में अपन 8 ही रखेंगे, क्योंकि बॉहर और बरी ने बोला कि 8 में स्टेबल हो रहा है, तो 18 की जरूरत क्या है। तो ये बॉहर और बरी, बी स्क्वायर, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ऐसे ही बोला है, हाँ बी स्क्वायर, ऐसे नहीं कि तुम ये क्या है। तो थर्ड शेल में आते हैं अपन। अब थर्ड शेल में क्या है कि 18 आ सकते हैं, पर अपन को 8 ही फिल करना है। लेकिन एल्यूमिनियम के अपन 10 तो फिल कर ही चुके हैं, तो फिल कितने करना है, तो 3 फिल करना है। ये कर दिए 3 फिल। अब एल्यूमिनियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना है, तो आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 फिल करवा दे या इन तीनों को हटा दे। तो 8 करने के लिए यहाँ तो ये 5 ले ले या ये इन तीनों को छोड़ दे, दोनों तरीके से ये स्टेबल हो जाएगा। तो ज्यादा इजी क्या रहेगा, 5 लेना कि 3 छोड़ना, तो 3 छोड़ना ज्यादा इजी रहेगा, तो एल्यूमिनियम 3 छोड़ेगा। अब इसका स्टेबिलिटी होने के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टेबल होने के बाद में, तो इसने 3 छोड़ दिए हैं। तो 3 छोड़ने के बाद में ये अंदर के 8 और यहाँ के 2, टोटल 10 लिख दिया। अब प्रोटॉन पे आते हैं। प्रोटॉन तो अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो वो पड़े हैं 13। तो नेट चार्ज क्या हो गया, तो नेट चार्ज क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। कितने ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर वैलेंसी क्या आएगी, तो एल्यूमिनियम के ऊपर वैलेंसी आएगी 3+। तो ऐसे डिसाइड होती है वैलेंसी, कि अपन को वैलेंसी का चार्ज क्या होगा वो भी डिसाइड करना है, कि जितने जो ज्यादा होंगे उसके हिसाब से ये हो रहा होगा। तो एल्यूमिनियम 3+। अब इसमें एक ट्रिक है, कोई भी अपन कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव आ रही होती है, तो वो कंपाउंड जो होगा वो होगा मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। और जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो कंसिडर होगा वो मेटल में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता होगा उसको अपन कैटेगराइज कर लेंगे नॉन मेटल में। तो पॉजिटिव वैलेंसी वाले मेटल्स और नेगेटिव वैलेंसी वाले नॉन मेटल्स। एक मतलब एक ऐसा एजम्पशन है कि पॉजिटिव वैलेंसी वाले तो मेटल ही है, नेगेटिव वाले तो नॉन मेटल ही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो भी पॉजिटिव आ रहे होंगे वो हो जाएंगे मेटल, जो भी नेगेटिव आ रहे होंगे वो हो जाएंगे नॉन मेटल। तो अपन को पता चल गया है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो है 3+। और अपन को अब निकालना है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, क्योंकि Al2O3 बन रहा है, तो बन रहा है कैसे। तो एल्यूमिनियम 3+ को यहीं रखते हैं, अब अपन आते हैं ऑक्सीजन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, सबको हटा देता है, ये हाफ बोर्ड ही चाहिए होगा। ये देखो छोटा आ रहा है। अब ऑक्सीजन पे आता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो थे वो है 8 और प्रोटॉन जो थे वो भी है 8। तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब था। अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो सारे के सारे आ गए प्रोटॉन इसमें 8 की 8। फर्स्ट शेल में 2 की कैपेसिटी, 2 फिल कर दिए। सेकंड शेल में कितने की कैपेसिटी है, सेकंड शेल में अपन देख चुके हैं कि 8 की कैपेसिटी है, लेकिन फिल कितने करने हैं, 2 तो अपन ने फिल कर दिए हैं, तो फिल करना है 6। ये आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पूरे फिल हो गए। अब इसको स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट में चाहिए 8, क्योंकि इसके पास में आउटर मोस्ट में कैपेसिटी 8 की है, और 8 अगर आ जाता है तो स्टेबल हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, या तो इन 6 को ये छोड़ दे या फिर ये 2 को ले ले। तो ज्यादा इजी क्या रहेगा, तो 2 को लेना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 6 को निकालना या 2 को लेना तो ज्यादा इजी जो रह रहा है वो हो रहा है 2 को लेना।
तो इसका मतलब अगर ये 2 ले लेता है तो ये आ गया, ये हो गया पूरे 8 इसके पास में। अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं स्टेबल होने के बाद में। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10 टोटल स्टेबल होने के बाद में। लेकिन जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन जो थे वो तो अभी भी उतने के उतने ही है जो थे 8। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? तो ज्यादा जो चार्ज है वो है नेगेटिव। और कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा नेगेटिव के हैं, इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है। तो मैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखूंगा? 2 माइनस। 2 माइनस ही क्यों? 2 ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए 2 माइनस। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल है क्योंकि इसकी वैलेंसी जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो ये ऐसे डिसाइड होता है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। जिनके पास में एफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारा डोनेट करना चाह रहे हैं, तो उनको डाल देंगे मेटल में। और जिनके पास में डेफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाह रहे हैं, तो उनको अपन डाल देंगे नॉन मेटल में। तो ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है। अब अपन को दोनों की वैलेंसी पता चल गई, अब अपन बनाते हैं कंपाउंड। तो ये यूं ऐसा होना चाहिए हाफ बोर्ड अपने आप डिलीट हो जाए, पर है नहीं। तो ये एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी अपन ने निकाली थी 3+। ये था ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी निकाली थी 2-। हमेशा अपन पॉजिटिव वालों को पहले रखेंगे, नेगेटिव वालों को पीछे रखेंगे। अब क्या होगा? वैलेंसीज इंटरचेंज होगी। वैलेंसीज इंटरचेंज करने से पहले एक स्टेप होता है कि अपन इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सिंपलेस्ट रेशियो 3:2 करोगे तो क्या ही निकलेगा? सिंपलेस्ट ही है। तो डायरेक्ट कर लो और बिना साइन के रखना। तो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा 3। तो ऐसे कंपाउंड डिसाइड होगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3 क्यों बना, Al4 क्यों नहीं बना, Al5 क्यों नहीं बना? तो उसका रीजन ये है क्योंकि वो वैलेंसी के हिसाब से डिसाइड होके आता है। तो अपन को कंपाउंड ऐसे बनाने हैं। अब ये सब तो ठीक है, क्योंकि अपन के कोर्स में 20 तक है, 20 तक है, जैसे कैल्शियम तक है अपन के कोर्स में। लेकिन अगर 20 तक के तो अपन वैलेंसी ऐसे निकाल लेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके हिसाब से ये सब होगा। अगर मैं आयरन की वैलेंसी पूछूंगा तो आयरन तो कोर्स में नहीं है, आयरन तो 20 के आगे का है, तो इसकी वैलेंसी कैसे डिसाइड करोगे? तो कुछ फिक्स्ड आइटम्स हैं, उनकी वैलेंसी अपन को लर्न रखनी पड़ेगी। नंबर याद हो तो अच्छा ही बात है, लेकिन अगर तुमको नंबर लर्न नहीं है तो कुछ फिक्स कंपाउंड्स हैं, उनकी वैलेंसी आपको लर्न रखनी पड़ेगी। जो फिक्स कंपाउंड्स हैं उनके एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे फर्स्ट है आयरन। कोई कोई आइटम 2-2 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। जैसे आयरन 2+ में भी कभी कभार रिएक्ट करता है और कभी कभार 3+ में भी रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है। जो डी ब्लॉक के होते हैं आपके हायर क्लासेस में आएगा, पर अभी आपको यही याद रखना है कि आयरन 2 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है, Fe2+ और Fe3+। जब वो 2+ में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका केमिकल फॉर्मूले में जब अपन लिखेंगे तो उसका नाम होगा फेरस। और जब ये 3+ में कर रहा होगा तो उसका नाम होगा फेरिक। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है जो 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, तो अपन को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फिर आता है कॉपर। कॉपर जो है वो भी 2 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है, ये प्लस है, ठीक है। Cu+ में भी, Cu2+ में भी। अब Cu+ जो है उसको बोलेंगे क्यूप्रस और Cu2+ जो है उसको बोलेंगे क्यूप्रिक। तो ये पूरा होता है। ये भी कॉपर जो है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तभी इसकी 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है। ये डी ब्लॉक के होते हैं, ये हायर क्लासेस में आएगा। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 वैलेंसीज होती है, तो अपन को कॉपर और इनकी याद रखनी है। एक कंपाउंड होगा जो बार बार आ रहा होगा, वो है लेड। तो उसकी वैलेंसी होती है Pb2+। लेड और बेरियम, बेरियम इसकी वैलेंसी 2+। ये होता है बेरियम। एक ब्रोमीन लिख देते हैं, ब्रोमीन 1-। तो ये सब मेन अपन के, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं आ रहा होता है। यही अपन के मेन है जो 20 के आगे कभी कभार रिएक्शंस में आएंगे। तो बेरियम, ब्रोमीन, आयरन, लेड, सिल्वर। सिल्वर होता है Ag। सिल्वर भी 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, पर 10th में ये एक ही वैलेंसी में एग्जिस्ट कर रहा है, Ag1+। तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें ये सिर्फ Ag1+ वाली वैलेंसी में ही है। तो ये सब पूरा कंपाउंड हो गया। अब इसमें से डिसाइड करते हैं मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। जैसे अपन सोच चुके हैं कि जो भी पॉजिटिव वैलेंसी वाले हैं वो मेटल, जो भी नेगेटिव वाले हैं वो नॉन मेटल। पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव मेटल, नेगेटिव नॉन मेटल। तो इसका मतलब ब्रोमीन जो था वो क्या है, तो वो एक नॉन मेटल, और सिल्वर जो है वो क्या है, तो वो एक मेटल। तो ये ऐसे डिसाइड होता है मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब वैलेंसीज के हिसाब से डिसाइड होगा। अब वैलेंसी सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी कुछ है।
थोड़ा सा वो एक बार देख लेते हैं, लास्ट बार थोड़ा सा वो देख लेते हैं एक बार कि वो क्या है, कि मतलब वैलेंसीज में एक केमिकल ऐसा भी आता है जो अपन थोड़ा डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। हेडिंग पुट करते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अब नेम सजेस्ट कर रहा है, पॉली मतलब मैनी होगा, एटॉमिक मतलब एटम्स होंगे, आयन मतलब चार्ज होगा। तो फर्स्ट पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, तो उसको बोलते हैं सल्फेट, SO4 2-। इस पूरे कंपाउंड की एक साथ वैलेंसी है 2-। ठीक है, तो सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला SO4 और वैलेंसी 2-। एक होता है कार्बोनेट CO3 2-। एक होता है नाइट्रेट NO3-। अगर सिर्फ माइनस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 1- है वो, और पूरे कंपाउंड की है। नाइट्रेट हो गया। एक होता है अमोनियम NH4+। ये सब आपके 9th में आए हुए हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं कि ये क्या क्या होते थे। नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट। एक होता है सल्फाइड SO3-2। तो ये हो गया सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनियम और ये सब। अब इनका कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को केमिकल फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। दो नाम आ रहे हैं, एल्यूमिनियम और एक सल्फेट। सल्फेट तो ये रहा SO4 2-। तो अपन लिख देंगे सल्फेट के लिए SO4 2-, क्योंकि मेरे को केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो वैलेंसी के साथ में पहले लिखूंगा। अब आते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है, उसकी वैलेंसी अपन निकाल चुके थे, उसकी वैलेंसी थी 3+। केमिकल फॉर्मूला कैसे डिसाइड होगा, तो वैलेंसीज इंटरचेंज होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सिंपलेस्ट रेशियो में देख लो, 3 और 2 सिंपलेस्ट रेशियो में ही है, तो 3 जाएगा इसके नीचे, 2 आएगा इसके नीचे। अब 3 जो है ना वो S के नीचे जाएगा, O के नीचे जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो जो 3 है वो पूरे सल्फेट के नीचे जाएगा, तो अपन को डिसाइड करना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा SO4, इस पूरे के नीचे 3 आया, तो अपन ने इस पे होल ब्रैकेट 3 लगाया, और 2 जो था वो आ रहा है ऐसे। ये पूरा कंपाउंड बना Al2SO4 3। तो ये ऐसे कंपाउंड बनेगा Al2SO4 3। SO4 होल पे 3 है, मतलब 3 O पे भी है, S पे भी है। जैसे अपन ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही ये है। तो कंपाउंड्स के फॉर्मूले ऐसे डिसाइड होंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस का जो होता है वो ये होता है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, कार्बोनेट यहां से देख लेते हैं तो CO3 2-। 1 और 2 सिंपलेस्ट रेशियो में ही है, जब वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो H2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला फिर ये बनेगा। तो अपन को केमिकल फॉर्मूला ऐसे डिसाइड करना है कि वैलेंसीज इंटरचेंज होगी और इन सब के हिसाब से ये बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू और वेलकम टू इवान IQ। वो ये ज्वाइन वाइन करना, सब्सक्राइब करना, इसको लेते रहना।